बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ़्ते जो दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। एक तो मौजू जिस पर हम पिछले हफ़्ते बात नहीं कर सके, उस मौजू पर आज खुलकर बात होगी, वो है भारतीय इंतखाबात। अब भारतीय इंतखाबात की तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है इन इंतखाबात में और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। इसके तमाम तर पहलुओं पर हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन से अवामिल हैं जिसके बायस बीजेपी जो है वो उसने बहुत ही तारीखी वोट हासिल किए और कांग्रेस की शिकस्त का जो है क्या सबब था और बहुत सारे और फैक्टर्स जो थे जो देखे जा रहे थे। बहुत सारी जो पेशन गोइयाँ थी वो गलत साबित हुई और बीजेपी एक मरतबा फिर हाईएस्ट वोट लेने में कामयाब होगी। इसके साथ प्रोग्राम के दूसरे हाफ में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, तनाव और इस तनाज़ुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ का दौरा पाकिस्तान, पाकिस्तानी क़यादत के साथ उनकी मुलाकातें और इस तमाम तर बहरान में पाकिस्तान ईरान का क्या साथ दे सकता है, क्या सपोर्ट कर सकता है, इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। जावेद खान जदून साहब, जर्नलिस्ट और एनालिस्ट, ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और मामलात हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, एक मरतबा फिर तमाम तज्ज़िये तबसरे जितनी प्रेडिक्शंस थी वो सब गलत साबित हो गई। बहुत कुछ कहा जा रहा था कि जो बीजेपी जो है अपने एक ख़ास नज़रिए की वजह से वो उसके लिए मुमकिन नहीं होगा इतनी बड़ी अक्सरियत हासिल करना, लेकिन वो तो बहुत बड़ी अक्सरियत लेकर सामने आ गए। आप कैसे देखते हैं इन इंतखाबात को? जी, आप दुरुस्त कहते हैं, क्योंकि जो अर्ली प्रेडिक्शंस थी स्पेशली पुलवामा से पहले जो फोरकास्ट था उसमें ये था कि मोदी साहब की सूरत हाल जो है वो नाजुक थी। नाजुक इन सेंस कि ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि बीजेपी शायद मेजॉरिटी ना ले पाए, अगरचे उसकी सब्सटेंटिव नंबर होगा सीट्स के लिहाज से। लेकिन पुलवामा फैक्टर को अब ख़ुद बीजेपी और इंडियन एनालिस्ट जो है वो खासा उसमें वो क्रेडिट दे रहे हैं। और इसके साथ ही उसने जो इंडिया के अंदर जो सो कॉल्ड हिंदू नेशनलिज्म या मेजॉरिटिज़म की जो लहर चली है उसमें माइनॉरिटीज़ को दबाना और उसकी आड़ में अपने वोट बैंक को मजबूत मुस्तहकम करना उसने खासा कंट्रीब्यूट किया है। और फिर उसके साथ ही जो अपोजिशन थी जिसमें कांग्रेस लीडिंग पार्टी है उसकी पोर परफॉर्मेंस, अगरचे वो रेट्रिक में थे लेकिन वो बीजेपी का जो ऑनस्लॉट था, मीडिया ऑनस्लॉट या ब्लिट्सक्रैग जिसको कहते हैं, वो उसमें वो उसका मुकाबला नहीं कर सके। मसलन आप ये कह लीजिए कि कांग्रेस के पास जो सोशल मीडिया की कवरेज थी उसमें 3 लाख लोग थे, उसके मुकाबले में जो बीजेपी है उसके तकरीबन जो है 19 लाख लोग मौजूद थे जो सिर्फ ट्विटर को हैंडल कर रहे थे। और जिसने जो है वो जितने वहाँ पे पोलिंग स्टेशंस हैं उसके मुताबिक उन्होंने वो अपने सोशल मीडिया के टीम्स को उस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। तो इसका ये नतीजा निकला कि ओवरऑल जो एक उन्होंने फ़ज़ा बनाई मुल्क के अंदर, उसने मोदी साहब को ख़ासा फ़ायदा पहुँचाया। और कांग्रेस अपने दे कुड नॉट पुट देयर एक्ट टुगेदर, ये उनके एक वो रही। और उसमें राहुल गांधी का फेलियर जो है वो उसी वक्त ही नज़र आ रहा था जो वो कैंपेन लॉन्च कर रहे थे। और अब ये इस बात की भी जो है ख़ासी शवाहिद मौजूद हैं कि जो मौरूसी सियासत है इंडिया के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता अब वो ख़त्म हो रही है और उसका ये नतीजा अब आपके सामने है। कांग्रेस ने 2014 के इलेक्शन में कोई 44 सीट्स ली थी, अब शायद उन्होंने कोई 54 सीट्स ली हैं। तो ये कोई इनकी बड़ी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी नाकामयाबी। लेकिन उसके साथ ही जो दूसरी रीजनल पार्टीज़ थी उन्होंने भी कोई इतना अच्छा वो नहीं किया। उसकी वजह भी वजूहत भी जो कमेंटेटर्स कह रहे हैं वो ये है कि वो रीजनल पार्टीज़ आपस में जो है वो इत्तेहाद ना कर पाई। उसमें जो पर्सनैलिटी कल्ट है उसने ख़ासा रोल प्ले किया जिसकी वजह से भी उनको नाकामी का सामना करना पड़ा और उनके वोट डिवाइड हुए। तो फ़िलहाल तो मैं ये मेरा तबसरा है। जावेद जदून साहब, आपने नई दिल्ली में रिपोर्टिंग भी की है, बिल्कुल, तो ये क्या वजह हो सकती है कि जिस तरह एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब ने भी कहा
कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी शुरू में कि उनकी इंतहा पसंद पॉलिसियाँ जो हैं वो नापसंद की जा रही थी, मुखालिफ आवाज़ें उठ रही थी, मीडिया में बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन आप क्या ख़ास क्या वजह आप क्या देखते हैं? मतीन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इंतहाई अलार्मिंग डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए इन पर्टिकुलर और फॉर मुस्लिम्स इन जनरल, ये जो आउटकम भारत के लोगों को राइट है वो जिस तरह की पार्टी को इलेक्ट करें, लेकिन जिस तरह के इलेक्शंस हुए और जिस तरह के इश्यूज़ पे इलेक्शंस हुए, उसमें पाकिस्तान में ना तो मीडिया ने समझने की कोशिश की, ना पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स ने इस पर नज़र रखी उतनी गहरी जितनी रखनी चाहिए थी। अगर आप इन इलेक्शंस के आउटकम का मतीन तजिया करें तो इस वक्त जो आउटकम निकला है वो प्राइमरीली, वो बेसिकली हिंदी जो बेल्ट है ये उसमें ओवरवेलमिंग जो लोगों ने वोट कास्ट किया है बीजेपी के हक़ में, ये उसका रिज़ल्ट है। अबाउट 200 ऑट सीट्स जो हैं वो हिंदी बेल्ट या सो कॉल्ड हिंदी हार्टलैंड जिसको कहा जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है। ये सीटें ये वहाँ वो से आई स्टेट्स हैं जिनको हिंदी बेल्ट कहा जाता है। और यहाँ पे जो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स हैं, एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स हैं और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे और उस प्लेटफार्म को मोदी साहब ने यूज़ करते हुए इस वोट को मोबिलाइज़ किया। मतीन, ये आपके लिए है हैरत अंगेज़ किस्म का फैक्ट होगा कि दलित जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो उतनी बड़ी ओवरवेलमिंग तादाद में वोट कास्ट नहीं करेंगे, उन्होंने भी किया। और आज मुस्लिम्स वहाँ के जो हैं वो इन ख़तरात का शिकार झुके हुए हैं कि उनके साथ जो माजी में काउ विजिलेंटीज़ के नाम पे जो कुछ हुआ और उसके बाद बाकी माइनॉरिटीज़ को भी, तो ये एक ऐसा वोट बैंक है जो गार्नर किया उन्होंने, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनलिस्टिक स्लोगन्स के ऊपर, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम स्लोगन के ऊपर उन्होंने ये सो कार्ड जो हिंदू प्रकाश, जो हिंदू स्टेट या हिंदू नेशन की जो बात उन्होंने की, ये उसकी बुनियाद पे हुए। जब आप इस बुनियाद पे जब ये कहा जाता है, यहाँ पे कुछ लोग ऑप्टिमिज्म का इजहार करते हैं कि बातचीत के दरवाजे शायद अगर मोदी दोबारा वापस आ जाएं तो खुल जाएंगे। इट इज़ बियॉन्ड रैशनल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। वो ये है जब आप वोट सीख करते हैं एंटी पाकिस्तान फीलिंग के ऊपर, आप एंटी मुस्लिम जो स्लोगन्स हैं, स्लोगन ये रहेंगे, उसके बेस पे जब आप पावर में, इक़्तिदार में आएंगे तो बातचीत का आगाज़ किस अंदाज से होगा? बातचीत वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे करना चाहेंगे जो पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पाकिस्तान टेररिज्म को और बायलैटरल रिलेशंस को साथ में यकजा अंदाज से नहीं देखता और इंडिया टेररिज्म के अलावा किसी और चीज़ पे बातचीत नहीं करेगा। वो कहेगा बार बार आप मुंबई वालों को सजा दें, आप ये करिए, तो मेरा ख्याल है के ऊपर तो वो बात नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि इस वक्त फॉरेन ऑफिस को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि आपकी जो, देखिए, जब तक आप मतीन वेल कैलिब्रेटेड फॉरेन पॉलिसी लेके नहीं आएंगे, आप न्यू दिल्ली में जो भी गवर्नमेंट अब आएगी मोदी के साथ, जो भी फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे आते हैं और बाकी जो उनकी कैबिनेट आती है, आप देखें वो सादी प्राज्ञा जिसका मालेगांव में टेररिज्म में जिसको इंडाइट किया गया, उसको टिकट दे के आज वो पार्लियामेंट का ऐसा बन चुकी हुई यूपी से। समझौता एक्सप्रेस के ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया उनको इंडाइट किया गया, सजाएं देगी, और आज क्या हुआ कि उनको टिकट दे के उनको पार्लियामेंट में पहुंचाया गया। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? आप किस लॉबी के लिए मोदी साहब का जो बेसिकली जो पॉलिटिक्स जो फोकस उन्होंने किया हुआ है वो बेसिकली पाकिस्तान सेंट्रिक उनकी पॉलिसी है, वो हिंद और मुस्लिम एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ हैं। तो हमें भी इसको उसी अंदाज से देखना चाहिए। एक लिटमस टेस्ट के तौर पे नेक्स्ट मंथ 12-13 तारीख को जून में जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान में मुलाकात पॉसिबल है कि नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे। अगर होती है तो उसका आउटकम क्या निकलेगा? जी, इनका ये कहना है कि ये जो है अब हमें कोई ज़्यादा बड़ी तवक्को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हमने ये देखा कि इसी में बिश्केक में वज़राए ख़ारजा की जब मुलाकात होती है तो उसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने मिठाई पेश की, उन्होंने फिर ये रिमार्क्स दिए कि तल्ख़ बातें बहुत हो चुकी। इससे आप क्या नतीजा अख़ज़ करते हैं कि आइंदा आने वाली जो बिगनिंग होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, क्या वो उसी मिठाई की तरह स्वीट हो सकती है और तल्ख़ बातें भुलाई जा सकती हैं? देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है ना वो जज्बाती अंदाज से नहीं तय किए जाते, और इंडिया को भी पता है कि वो पाकिस्तान को नहीं दबा सकता, और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। तो लिहाजा ये एक स्टेलमेट है और इंडिया एक स्टेटस को पार है, वो ये चाहेंगे कि स्टेटस को मेंटेन रहे। लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, जो इंडिजिनस मूवमेंट है, और उसने जो इंडिया को जिस तरह से एम्बेरस किया कि
लास्ट ईयर UN ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये डिमांड किया कि दे वांट टू सेंड अ डेलीगेशन जो वहाँ पे प्रोब कर सके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को, तो उसने इंडिया को खासा एम्बैरस किया। तो इसलिए ये इंडिया अंडर प्रेशर है इस मामले में, और उनको ये भी पता है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी नहीं रखेंगे तो फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो दैट कम्स इनटू प्ले। इसके उन्होंने जो रट लगाई थी सिर्फ टेररिज्म पे बात करने की, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनका ये भी ब्लफ को उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा कि ओके वी आर रेडी टू डिस्कस टेररिज्म बिकॉज वी हैव नथिंग टू हाइड। तो हम खुद टेररिज्म का शिकार रहे हैं और उसमें इंडियन टेररिज्म जो है वो बजाते खुद हमारे पास जो है वो काफ़ी मवाद मौजूद है जो इंडिया के जो है खासा वी कैन पुट देम ऑन द मैट। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि वो इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी करना चाहेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है जिसकी हम बातें करते हैं, और इतनी सिनिकल अप्रोच भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक एटॉमिक पावर है, उसके मुश्किलात हैं, मुश्किलात सारी दुनिया में रहते हैं। अमेरिका इस वक्त $3 ट्रिलियन का कर्जदार है, इसके मतलब तो है कि वो पावर नहीं रहा, तो हमारे पास उसकी तो पावर भी और इन्फ्लुएंस जी, भी और उसके बाद यही पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, और अमेरिका मजबूर है पाकिस्तान के साथ बात करने को। तो इसलिए हमें वी शुड नो आवर वर्थ, और उसके मुताबिक हमें उसी तरह से बात करना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ बात करना चाहिए। इंडियंस नो आवर एड्रेस, वी आर नॉट इन हरी, दे वांट टू टॉक टू अस, दे आर मोस्ट वेलकम। जुदून साहब, जब भी कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है पाकिस्तान फौरी तौर पे टॉक्स, ऐसे लगता है कि हम अपनी हर चीज़ भुला के कहते हैं कि जी आइए बैठिए, और अगला चाहे बात करने को तैयार भी ना हो। तो किन टर्म्स एंड कंडीशन पे डायलॉग होना चाहिए? जो मैं अभी आउटसेट में यही बात की कि हमारे यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर कोई सोच और विचार नहीं है। बुनियादी तौर पे जो आपने खुद इस बात को कर दिया कि हम एक ही बात करते हैं कि हम बातचीत का आगाज़ होना चाहिए, बातचीत का आगाज़ होना चाहिए। जब अगला बातचीत के लिए तैयार नहीं है तो आप वेट कर लें उस वक्त का जब उस तरफ से कोई इंडिकेटर्स आएँ वो बातचीत की इंटरेस्ट को शो करते हैं। पाकिस्तान जब क्योंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे इस वक्त है, पाकिस्तान ने अभी जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें पाकिस्तान अपनी वर्थ को प्रूव कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ लोग उस वर्थ को समझने से कासर हैं। बुनियादी तौर पे हम ये समझते हैं कि हम जब ये कहा जाता है कि वो एक बड़ा मुल्क है, बड़ा उसका लैंड मास भी है, उसके पास आर्मी भी बड़ी है, लेकिन ये नहीं लोग जानते कि उसकी जो आर्म फोर्सेस का इस वक्त ऑब्सोलीट वेपन सिस्टम्स हैं, वो उसके अपने जनरल्स जो हैं उसको उसका इज़हार कर चुके हुए हैं, और उनके ख्याल में पाकिस्तान के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो समझते हैं कि वो एडवांटेज की पोजीशन में इस वक्त इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी किसी हद तक तो पाई जाती है, मगर ये दोनों फोर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की पोजीशन में नहीं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। नजमुद्दीन शेख साहब, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप भारतीय इंतखाबात के नताइज को कैसे देखते हैं, और ये अब दूसरी मरतबा है कि बीजेपी इक़्तिदार में आ रही है, इसका पिछले जो टेन्योर है वो और उस दौरान उनका जो एंटी पाकिस्तान पोस्चर है वो पाकिस्तान ने भी देखा, पूरी दुनिया ने भी देखा। अब दूसरे टेन्योर में आप क्या तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में उनका कोई लबो लहजा तब्दील होगा, या लबो लहजे में वही तलखी रहेगी, वही हटदर्मी रहेगी? देखिए, अभी तक तो आपको ये देखना है कि उनके मैनिफेस्टो में क्या है। उनके मैनिफेस्टो में ये है कि आर्टिकल 370 को हमें एब्रोगेट करना है, और आर्टिकल 35A जो कश्मीर लेजिस्लेशन का हिस्सा है, जिसके तहत कोई बाहर का बंदा आके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता कश्मीर में, उन दोनों को एब्रोगेट करने का इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। अभी मैंने सुना कि वो प्रेशर में होंगे क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट उन्होंने डिसमिस कर दी। उन्होंने जो उनके अपने लोगों ने यानी कश्मीरी लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई है, और वो रिपोर्ट सिर्फ इनकी अपनी जो प्रेस रिलीजेस हैं उनकी बिना पे बनाया है, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया है। अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है कि इस मौजू पे हमारे साथ आगे बढ़ें, और उसकी वजह एक ये भी है कि इस वक्त कश्मीर में जो सूरत हाल है उसमें कोई कश्मीरी उनकी प्रेजेंस को टॉलरेट करने को तैयार नहीं है।
उन्होंने जो कश्मीरियों के साथ किया कि अपने सरजमीन पे जो हिंदुस्तान में थे उनको आपने निकाला, उनको धकेल के निकाला, यूनिवर्सिटीज़ में से निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया और उनको धकेल के आपने कहा कि आप कश्मीर में जाएं, जिससे उन्होंने साबित किया कि वो कश्मीरियों के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ ज़मीन चाहते हैं, कश्मीरी नहीं चाहते। तो अब कश्मीरियों का भी उस जो रिएक्शन पहले ही था वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है कि हिंदुस्तान में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, यानी लोगों की कोई जगह नहीं है, वो सिर्फ ज़मीन को लेना चाहते हैं। लेकिन ये सूरत हाल है कि इस ऑब्वियसली जो हल है वो ये है कि तीन पार्टीज, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीरी अवाम के नुमाइंदे मिलके और बैठ के और बातचीत करें, और कश्मीरी जो भी नुमाइंदे कश्मीर के हैं, शेख अब्दुल्ला की फैमिली वाले हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा जो दूसरे PDP के हों, उन सब ने यही कहा है कि साहब हल सिर्फ ये है कि तीनों पार्टीज बैठ के और बातचीत करें और इसको वैसे सॉल्व करें। तो अब ये इसका नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त वो इस तरफ चलेंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि कुछ वक्त के बाद जब उनको ये फिर पूरा एहसास होगा कि जो कश्मीरियों के साथ वो कर रहे हैं उसमें सिर्फ एलियनेशन बढ़ रही है और कोई कश्मीरी उनको एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है, तो फिर शायद कुछ फर्क आए। तो आप क्या समझते हैं कि अगले माह जब बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह कॉन्फ्रेंस के हाशिए के मौके पर इम्कानात हैं, अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान एक मुलाकात हो जाती है, तो इससे आप समझते हैं कि आगे राह मज़ीद हमवार होगी, कुछ ताल्लुकात में नरमी आएगी, कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो उनको पैगाम भेजा कि साहब आपको मुबारक हो और मैं आपके साथ काम करने के लिए उम्मीद रखता हूँ कि इस खित्ते में या साउथ एशिया में पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी हो, जिसका उन्होंने जवाब एक तो शुक्रिया किया और उसके बाद कहा कि मैं भी प्रेमिसी देता हूँ टू पीस एंड डेवलपमेंट इन आवर रीजन। ये अब एक नुक्ता है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए कि हिंदुस्तान अगर अपनी तिजारत बढ़ाना चाहता है, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पेस जो है वो ऐसी रखना चाहता है इस सूरत हाल में, जबकि दुनिया का जो इक्तिसादी सूरत हाल है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पड़ोसी ममालिक और खुसूसन पाकिस्तान जो कि रास्ता है उनके लिए, सेंट्रल एशिया के लिए और सेंट्रल एशिया या ईरान या दूसरे जो मगरबी ममालिक के लिए भी अगर ये रास्ता ओवरलैंड रूट लेना चाहें तो वो सिर्फ पाकिस्तान के ज़रिए हो सकता है। तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस पहलू को मद्देनज़र रखें। मोदी ने कुछ कहा है जिससे मालूम होता है कि वो इक़्तिसादी तरक्की पे अब फोकस करेंगे और इनकी फेलियर्स हो चुकी हैं बहुत इकोनॉमिक फील्ड में। अगर उनको दुरुस्त करना है तो उसके लिए भी मेरी नज़र में उनको ये देखना होगा कि पड़ोसी मुल्क खासतौर पाकिस्तान के साथ उनको राब्ता रखना होगा कि ये तिजारत बढ़ सके। लेकिन उसके बरक्स ये है कि वो कश्मीर में आपके साथ इस वक्त मुझे लगता है कि बातचीत करने को तैयार नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाजरीन, हम बात करें इस वक्त हिंदुस्तान में होने वाले इंतखाबात, और इन इंतखाबात के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक मरतबा फिर भारी अक्सरियत से कामयाब हो चुकी है और दूसरी मुद्दत के लिए हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इन इंतखाबात के क्या नताइज और इन नताइज के हिंदुस्तान के अंदर क्या असरात पड़ेंगे, मुसलमानों के ऊपर क्या पड़ेंगे,
सबसे अहम चीज़ हमेशा जो हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, मसला कश्मीर का, भारतीय मकबूजा आबादी का, और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं इसका। पिछले टेन्योर में एम्बेसडर दुरानी साहब हमने देखा कि मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो एक बहुत जारहाना अंदाज में रहीं। वो अलग से फरवरी का वाक़या तो हुआ जो हुआ, लेकिन पुलवामा का, और उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर वो फुल जारियत के साथ पाकिस्तान की सिविल आबादी को निशाना बनाते रहे। तो अब आप क्या समझते हैं कि अब इस दूसरे टेन्योर में मिलिट्री फ्रंट के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान की जानिब आया वो जहारियत और वो सिलसिला उसी अंदाज से जारी रहेगा या उसमें कुछ कमी आप देखते हैं? मुझे कमी की वजह नज़र नहीं आती, क्योंकि उनका कोई माइंडसेट कश्मीर के बारे में तो चेंज नहीं हुआ, बल्कि वो तो ये बात करते रहे अपने इलेक्शन कैंपेन में कि आर्टिकल 370 और उसका जो 35A है उसको वो जो है वो एनल कर देंगे, उसको हज़फ कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जहाँ इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच पाई जाती हो तो उसमें एकदम से कोई ब्रेक थ्रू फौरी तौर पे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये भी है कि हालात ने इंडिया को बहरहाल उसके काबू में नहीं भी रह सकते। मसलन कश्मीर बज़ात ख़ुद जो उसका इंतिफादा है वो इंडिया को मुसलसल एम्बेरस कर रहा है। उसमें जो इन्होंने नया तरीक़ाकार पैलेट गन्स का यूज़ किया, उसने अब तक कोई 700 लोगों को अंधा किया हुआ है, और तकरीबन कोई 3000 जो लोग हैं वो पार्शली ब्लाइंड हो चुके हैं। आप सोचिए कि जो लोग अंधे हो गए हैं वहाँ उसमें नफ़रत का क्या इन्हें अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा बढ़ेगा। और उससे जो पूरी वैली में इस वक्त जो एक रिवॉल्ट की सी कैफियत है कि हर फ्यूनरल जो है हज़ारों लोग जो हैं उसमें शरीक होते हैं, और एक ही नारा होता है आज़ादी का, और उनके जो शहीद हैं वो पाकिस्तानी परचम में लपेटे जाते हैं। तो ये इंडिया पाकिस्तान से मोहब्बत की एक ये इंडिया का एक फेलियर है। ये इंडिया का एक फेलियर है कि मिस्टर मोदी वहाँ लाल चौक पे 100 लोगों का जलसा नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है, बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इंडिया के फेलियर। काबिज़ जो है काबिज़ है, इज़राइल भी काबिज़ है जेरूसलम पे। इसका ये मतलब तो नहीं है कि इज़राइल को उसकी इजाज़त दे दी जाए। तो इसी तरह कश्मीर में इंडिया एक काबिज़ है, उसको वो उन्होंने शायद उनको ये ज़ोम है या शायद उन्हें ये गलत फहमी हो गई है कि इंडिया कश्मीर जो है उसका अटूट अंग है। लेकिन उस अटूट अंग का तो हर रोज़ एक आपको उसकी शहादत मिलती है कि जिस तरह से लोगों को वहाँ ब्रूटली सप्रेस किया जाता है, मर्डर किया जाता है, ब्लाइंड किया जाता है। तो ये इसलिए मैं इस मामले में खुशबीन नहीं हूँ कि इंडिया अपनी वजह चेंज करेगा कश्मीर के अंदर और कश्मीर पॉलिसी में उनकी कोई तब्दीली आएगी। अलबत्ता मैं एक छोटा सा इसमें इजाफा कर दूँ कि इस वक्त इंडिया के लिए ये एक बहुत उसको ये एहसास होना चाहिए कि वो किसी आइलैंड में नहीं रहते, वो इसी दुनिया में रहते हैं और उनको इसी दुनिया में रह के मामलात तय करने होंगे। तो लिहाजा आज उनका जो ज़ोम है वो कल नहीं रहेगा, और इस बात का अंदाज़ा पुलवामा में हो चुका है। तो लिहाजा वो इस बात को जब उन्होंने मेजॉरिटिज़म की हवा दी है अपने मुल्क के अंदर, तो इसका जो बैकलैश है ख़ुद इंडिया के अंदर भी हो सकता है, और इससे जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी को मज़ीद हवा मिल सकती है। तो लिहाजा इंडिया को इस मामले में खुश नहीं होना चाहिए। जी जावेद खान जुदून साहब, कश्मीर के बारे में जो है पॉलिसी लगता नहीं हिंदुस्तान की तब्दील होगी। अगर तब्दील नहीं होगी तो फिर बातचीत नहीं होगी, और अगर बातचीत होगी तो फिर वो बेमकसद होगी। जब पाकिस्तान बातचीत की बात करता है तो पाकिस्तान है कश्मीर टॉप ऑफ द लिस्ट। वो कहते हैं कि जी नहीं, मुंबई के जो लोग हैं उनको आप सज़ा दीजिए। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये बिश्केक में अगले महीने मुलाकात हो भी जाती है दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान, और उसके फॉलो अप के दौर पर अगर फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज मिलते हैं,
तो फिर तो एक वही फिर बात की जाती है नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन उन मुज़ाकरात का, उस बातचीत का जिसे अभी तक कहा जा रहा है जी रिजम्पशन ऑफ डायलॉग, और उस डायलॉग का फिर कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। देखिए मतीन, एक तो हमें बात ये समझ लेनी चाहिए कि अगले कम से कम 6 माह तक कोई रिजल्ट ओरिएंटेड सब्सटैंटिव टॉक्स दोनों मुल्कों के दरमियान में मुमकिन नहीं है। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। जब आप एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर वोट गार्नर करेंगे तो आप अगले महीने पाकिस्तान से बातचीत का आगाज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि कश्मीर के ऊपर जो चेंज आप तवक्को रखते हैं कि आ जानी चाहिए, वो किस सूरत में आ सकती है। एक बुनियादी जो बेसिकली जो एलिमेंट है, जो फैक्टर है, वो कश्मीरी लोग खुद हैं और उनकी इंडिजिनस स्ट्रगल जिस अंदाज से जारी है और जिस तरह वो पाकिस्तान अभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन वो तो पाकिस्तान तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, ना कर सकता है। पाकिस्तान का तो इस पे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप देखें तो ग्लोबल कम्युनिटी का भी प्रेशर इंडिया के ऊपर नहीं है। उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनकी। उस बुनियादी वजह से जो एक मॉरल प्रेशर डाला जाता है वो नहीं आ रहा। जैसे पैलेट गन्स के इस्तेमाल के ऊपर लिप सर्विस तो आई हमने देखी, और वेस्टर्न मीडिया ने भी किसी हद तक पहली दफ़ा बात की इसके ऊपर, लेकिन कोई जेन्युइन प्रेशर न्यू दिल्ली के ऊपर नहीं डाला गया ताकि वो ये जो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है उसकी कश्मीर के ऊपर और जो जेनोसाइड है कश्मीरी लोगों की, उसको बंद करे। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या देखना ये पड़ेगा। अब देखिए, पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, हिंदुस्तान के पास भी एक ही ऑप्शन है, वो बातचीत का है। क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में को वो रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज़ की तरफ तो लेके नहीं जाता। अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, सबसे पहला तो कोर इशू जो दोनों मुल्कों के दरमियान में, वो कश्मीर है। कश्मीर से बियॉन्ड तो जब बात होगी जब ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर दो पुरतशद्दद पॉलिसीज़ हैं न्यू दिल्ली की, उनके ऊपर आप किसी अंदाज से उनको रोकें और उनमें कमी लाई जाए। आए दिन आप देखते हैं कि वहाँ पे कश्मीरियों के जिस अंदाज से शहीद किया जाता है, उनकी बॉडीज़ को ड्रैग किया जाता है और हिंदुस्तानी मीडिया वो सारा कुछ जो है वो विजुअल्स तक दिखाता है, लेकिन ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से वो कंडमनेशन मतीन नहीं आती। प्रेशर ऐसे बिल्ड नहीं होते। कोई भी कंट्री जब प्रेशर में आती है तो अपनी पॉलिसीज़ को बदलती है। वो कहते हैं कि अटूट अंग है, हम कहते हैं कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। लेकिन देखें ना, उसका हल है, आप बताएं कैसे होगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट से उसका हल मुमकिन होता तो माजी के 3 कॉन्फ्लिक्ट उसको हल कर चुके होते। नहीं हुआ तो बातचीत का ही एक रास्ता है। लेकिन क्या इंडिया उस तरह की बातचीत के लिए अभी तैयार होगा जिसको हम कह सकें कि रिजल्ट ओरिएंटेड नेगोशिएशन का प्रोसेस, जिसको कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस भी हम कहते हैं, जिसमें बाकी इश्यूज़ भी हैं। देखिए, न्यू दिल्ली को इस पर राज़ी करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। एक तो पाकिस्तान जब तक बातचीत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करता रहेगा जैसे कर रहा है, तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है। सबसे पहला प्रेशर आपकी अपनी लैंड से जाएगा उसके ऊपर। आप अगर हमेशा इस उम्मीद पे रहें कि वाशिंगटन, पेरिस, लंदन, बर्लिन, मॉस्को या बीजिंग के प्रेशर की वजह से वो बातचीत के मेज़ पे आएगा, तो मेरा ख्याल है आज की इस दुनिया में, जबकि इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी हैज़ बिकम द मेजर फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री, तो आप उसको आप मजबूर नहीं कर सकते। तरीक़ाकार ये है कि आपको बातचीत के लिए प्रैग्मेटिक अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ये समझते हैं कि कश्मीर के बगैर आप बातचीत का कोई दूसरा इशू बातचीत की मेज़ पे नहीं ला सकते, तो पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली इसको स्टेट करना चाहिए कि सबसे पहले हिंदुस्तान को, भारत को मकबूजा कश्मीर में पुरतशद्दद जो अपनी उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसमें उसको स्केल डाउन उसको करना पड़ेगा। तो जब ही आप जाके बातचीत के लिए कोई दरवाज़ा आपका खुलता है। लेकिन क्या मोदी साहब इस वक्त उसके लिए तैयार हैं? तो मुझे कतई नहीं लगता कि अगले 6 माह या 5 माह तक वो किसी भी सब्सटैंटिव या रिजल्ट ओरिएंटेड बातचीत के लिए तैयार होंगे। लेकिन आगे चल के देखिए, डिप्लोमेसी इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल। आप बातचीत को रूल आउट नहीं कर सकते। अगर एक जगह बातचीत होती है, वहाँ पे अगर कोई आपको ओपनिंग मिलती है तो उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के लेवल पे आप अगर बातचीत का आगाज़ हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी साहब ने जो डील किया हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ किया है। तो अब ये देखना ये पड़ेगा कि इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो अप्रोच है, वो जो कि बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बात करते हैं, और उनकी जो पॉलिसी है वो इसी बात पे बेस करती है, इसी पे हिंज करती है कि जो बात भी करनी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज से करनी है। तो मेरे ख्याल है कि अगर एक दफ़ा दोनों लीडर्स के दरमियान में एक सेशन हो जाता है तो उससे एक टोन सेट हो सकती है फ्यूचर के लिए, जहाँ पे कुछ इश्यूज़ की रेजोल्यूशन की तरफ दोनों मुल्क जा सकते हैं। एम्बेसडर दुरानी साहब, आप क्या देखते हैं कि आलमी बरादरी, हमेशा हम कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तान ने यकीनी तौर पे
मसला कश्मीर के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत लॉबिंग करी, आवाज़ बुलंद की जहाँ जहाँ मुमकिन था, ब्रसल्स हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, इस्लामिक वर्ल्ड हो। लेकिन फिर जब हम ये तवक्को करते हैं कि जी पाकिस्तान के हक़ में कोई बात की जाएगी, कश्मीर के हक़ में कोई बात की जाएगी, भारत पे कोई दबाव डाला जाएगा, तो आलमी बरादरी हमें खामोश नज़र आती है। आपने ख़ुद अपने जवाब में भी कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो कमिश्नर, उनकी रिपोर्ट हिंदुस्तान ने रिजेक्ट कर दी। वो एक बहुत अथेंटिक डॉक्यूमेंट है ह्यूमन राइट्स सिचुएशन के बारे में। आखिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के काबू में हिंदुस्तान क्यों नहीं आता? लेकिन ये कि वो रिपोर्ट ने उसको इंडिया को इंडाइट तो किया है, एक्सपोज किया बहुत बुरे तरीके से। मकसद ये कि ऑक्यूपेशन, देखिए ऑक्यूपेशन तो हठधर्मी है ना, उसके आगे हम जो है वो ज़ाहिर है जितनी भी रैशनल आप लाना चाहें या लॉजिक लाना चाहें, तो जो ऑक्यूपायर्स हैं वो कभी भी उसको तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन मैं इसमें ये भी बता दूं कि अभी जो रिसेंट मुलाकात हुई है इनफॉर्मल बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी और एक्सटर्नल मिनिस्टर सुषमा स्वराज के दरमियान, बॉडी केमिस्ट्री बेहतर थी और इम्कानात ये हैं कि जब मोदी साहब दोबारा हल्फ लेंगे अपने ओहदे का, तो उसके बाद कोई आगे पेशरफ्त का इम्कान है। पेशरफ्त का इम्कान है जी, इसलिए कि उसमें हमें अब वो चीज़ें ऐसे कुछ शवाहिद हैं जिससे कुछ इशारे मिल रहे हैं, मुमकिन है। जी जी, और उसमें यह है कि वो मुज़ाकरात तो होते ही रहेंगे, लेकिन रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस होगा, उसमें हमें मेरे ख़्याल में इंतज़ार करना होगा। वो इंतज़ार आप हफ्तों, महीनों, दिनों की बात नहीं कर सकते, वो इनडेफिनेट हो सकता है, लेकिन वो करना पड़ेगा। ये डिप्लोमेसी जो है इज़ राइटली सेड बाय जदून साहब इज़ आर्ट ऑफ पॉसिबल, बट इट इज़ आल्सो द आर्ट ऑफ पेशेंस। तो इसमें हमें पेशेंट रहने की ज़रूरत है। चाइना ने हमारे साथ लकीरी नई दिल्ली से ज्वाइन किया जावेद नकवी साहब, नई दिल्ली में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जावेद नकवी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम जी वर्ल्ड में आपने शिरकत की। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जावेद खान जदून साहब। मेरा भी सलाम कह जी, दोनों साहिबान आपको सलाम दे रहे हैं। हाँ, मेरा भी सलाम। जी जावेद नकवी साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये ऑल ऑफ ए सडन इतनी भारी अक्सरियत से बीजेपी का दोबारा इक़्तिदार में आना, क्या बेसिकली क्या अवामिल हो सकते हैं? ये अक्सर हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की सरप्राइजेज हुई हैं। जीतती जीतती कौम हार गई, हारते हारते लग रहा था। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी सोच रहे थे 2004 में वापस आएंगे, इंडिया शाइनिंग हो रहा था, एकदम से कहीं से पता नहीं कहां से मनमोहन सिंह साहब उतर आए, नाजिल हो गए। फिर उन्होंने विदाउट एनी फैनफेयर एक दूसरी इनिंग्स जीत ली, बगैर किसी मिलिटरिस्ट नारे के, बावजूद इसके कि मुंबई टेरर अटैक हुआ था नवंबर 2008 में। आपने जाके 2009 का इलेक्शन जीत लिया विदाउट फ्लेक्सिंग एनी मसल इफ ही हैज एनी। जी नकवी साहब, ये बताइए कि अब इन इंतखाबात के नतीजे में यकीनी तौर पर बीजेपी दूसरी मरतबा हुकूमत बनाने जा रही है, पाकिस्तान के बारे में कोई पॉलिसी बदलेगी? कुछ मुज़ाकरात का हम की तवक्को रख सकते हैं? कुछ अच्छे जेस्चर्स मिलेंगे, कुछ अच्छे इशारे मिलेंगे, या वैसी ही सख्त पॉलिसी रहेगी नई दिल्ली की इस्लामाबाद के बारे में? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई उसी तरह से चलता रहेगा सिलसिला, ऐसा नहीं है। हालात जो हैं वो बहुत बिगड़े हुए हैं, इक़्तिसादी हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, ऊपर से जो मार पड़ने वाली है खलीज से, ईरान और अमेरिका के तनाव से, तीसरी तरफ चीन और अमेरिका का जो बिजनेस का जो वो है स्पैट है, तनाज़ा चल रहा है, तो उसकी वजह से जो हंगामा है पूरे दुनिया में, जिसका हिस्सा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों हैं। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि शंघाई तक पहुंचते पहुंचते जून तक मुझे तो उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर आएगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान या तो वहां मिलेंगे, या हो सकता है कुछ ईद आने वाली है, उसमें हो सकता है कुछ कश्मीर की तरफ थोड़ी रियायत की जाए, इनायत, नजरे इनायत हो।
तो मुझे लग रहा है वाजपेयी जी ने भी ऐसे ही किया था, कुछ ईद और बकरीद का हवाला करके कहीं सीज फायर करवा दिया, कहीं कुछ तो और इंक्लूसिव होने की बात कही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद होगा, और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा धमाके और उस तरह की चीज़ें होंगी। अगर होंगी तो फिर वो अगले 5 साल के बाद या 4 साल के बाद शुरू हो, या तब तक हो सकता है कोई और रीज़न या कोई ऑब्जेक्टिव मिल जाए जिसको कि पीटे। तो हम यही समझें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत के फ़िलहाल कोई इम्कानात नहीं हैं? नहीं, मुझे लग रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, मुझे लग रहा है कि शंघाई तक जाते जाते जून में मेरे ख्याल से समिट है, 14 या 15 जून को, और 16 जून को माशाल्लाह हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है मैनचेस्टर में। उससे भी कबल कुछ ईद आने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि इतनी एपेटाइट नहीं है लोगों के पास कि धमा चौकड़ी होती रहे। वो फिल्मों में हो सकता है हो, लेकिन हकीकत में नहीं है ऐसा होगा। और जो बातें हुई हैं, जो ग्रीटिंग्स दिए इमरान खान साहब ने और उसका जवाब जो आया है, वो मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ इशारे हैं। तो मुझे तो उम्मीद है कि बातचीत होगी और अच्छी बातचीत होगी। ज़रूरी नहीं है कि उसी वजह से, जैसा इमरान साहब ने कहा है कि राइट विंग हुकूमत होना बहुत ज़रूरी है हिंदुस्तान में कश्मीर का मसला हल करने के लिए, क्योंकि मनमोहन सिंह तकरीबन हल कर चुके थे और वो राइट विंग नहीं थे। मुशर्रफ साहब के साथ तकरीबन हल कर लिया था, और कई मरतबा ऐसा हुआ है कि शिमला एग्रीमेंट हुआ है इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में। दे वर नॉट राइट विंगर्स नॉर वॉज शास्त्री फॉर दैट मैटर। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नई दिल्ली से ख़ास तौर पर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे जावेद नकवी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, एक मरतबा फिर प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान का। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातें की। बुनियादी तौर पर इस दौरे का मकसद ये था कि ईरान अमरीका कशीदगी के तनाज़ुर में पाकिस्तानी क़यादत के साथ बातचीत की जाए और पाकिस्तान से कुछ न कुछ सपोर्ट हासिल की जाए। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ क्या बातचीत हुई, पाकिस्तान इस सूरत हाल में ईरान की कितनी सपोर्ट कर सकता है, और इस कशीदगी का, ईरान अमेरिका कशीदगी का इस खत्ते के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। आया खाली ये सिर्फ दबाव है, या आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान के साथ बाकायदा कोई फ़ौजी महाजराई भी कर सकता है। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, आपने बहुत अरसा तेहरान में भी गुजारा, अरब वर्ल्ड में भी आप रहे। आप ये देखते हैं कि ये महज अमरीकी धमकियाँ एक दबाव तक हैं, सिर्फ ईरान को दबाव में लाना है, या वो अमलन भी सामने आएंगे? ये भी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, क्योंकि जब आप मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो एक छोटा सा स्पार्क जो है वो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन साबित हो सकता है। तो इसलिए हमें इसमें ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि सिर्फ दबाव हो सकता है। और ईरान भी मेरे ख़्याल में इस मामले में ख़ासा जो है मोहतात है, और उसको पता है कि देयर आर मैनी डेंजर्स अहेड। मेरे ख़्याल में इस वक्त जो सिचुएशन है, ईरान एक तरफ है, दूसरी तरफ अमेरिका, सऊदी अरबिया और गल्फ़ स्टेट्स हैं। इनके दरमियान जो मामलात हैं वो गुज़श्ता यानी उसका इट डेट बैक्स टू ईरानियन रेवोल्यूशन 4 डेकेड्स हो गए। इस 4 डेकेड का जो मसाइल हैं वो अब इस मिस्टर ट्रंप के आने के बाद से और एग्रेवेट हो गए। दरमियान में एक उम्मीद हो गई थी कि न्यूक्लियर डील, जिसे JCPOA कहते हैं,
वो उससे एक उम्मीद हो चली थी कि शायद मसाइल में कमी होगी और ईरान के ख़िलाफ़ जो सैंक्शंस थी वो ख़त्म हो जाएंगी। अगरचे यूएन सैंक्शंस ख़त्म हो गई, लेकिन अमेरिका ने अपनी सैंक्शंस को बरकरार रखा और इस तरह से ये हुआ कि जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं न्यूक्लियर डील के, वो तो ईरान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका जो है उसने विड्रॉ कर लिया। अच्छा, इसमें मेरे नज़दीक ये एक सूरत हाल है कि इसमें अमेरिका ने बैड कॉप का रोल प्ले किया है और यूरोपियन यूनियन और उनकी जो तीन ममालिक हैं उन्होंने गुड कॉप का रोल प्ले किया है। लेकिन अल्टीमेटली मकसद ये है कि ईरान को प्रेशराइज़ किया जाए और उसको ये इस बात पे लाया जाए कि जो ट्विन इश्यूज़ हैं, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और ईरान की मिडिल ईस्ट पॉलिसी, उस कॉन्टेक्स्ट में ईरान को राज़ी किया जाए कि वो इन दो इश्यूज़ को भी डिस्कस करे। ईरान का अब तक ये मौक़िफ़ रहा है कि जो न्यूक्लियर डील है या JCPOA है, उसके ये एम्बिट के अंदर नहीं आता है ईरान का मिसाइल प्रोग्राम या उसकी मिडिल ईस्ट पॉलिसी। ताहम ईरान के लिए एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि ईरान पे जो सैंक्शन लगी हैं उसने ईरान को इक़्तिसादी लिहाज से ख़ासा हार्ड प्रेस किया है। ईरान का तुमान जो 4,500 टू $1 होता था, वो 2 साल के बाद इस वक्त 14,000 तुमान पे है। इससे आम लोगों पे ख़ासी मुश्किलात पेश आ रही हैं और इससे जो है जो सोशो इकनॉमिक प्रेशर है, उससे पॉलिटिकल जो अनरेस्ट है उसका ख़तरा पैदा होता है और ये ख़त्े के लिए ख़तरनाक होगा। ईरान एक बड़ा मुल्क है, कोई 80 मिलियन की पॉपुलेशन है और पूरे मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में आफ्टर सऊदी अरेबिया सेकंड लार्जेस्ट है एज़ पर द पर कैपिटा GDP इज़ कंसर्न। तो उसके पास वसाइल भी बहुत हैं और समय। लेकिन जब ये तमाम सैंक्शन इस तरह से आ जाएँ जिसमें जो है कि 8 बड़े ममालिक जो ईरान के साथ तेल ख़रीद रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएं और अब वो ईरान के लिए अगर एक्सपोर्ट्स ना हो सकें तो ईरान की जो ज़्यादातर रिलायंस है तकरीबन 80% वो तेल पे है, तो इससे यकीनन ईरान पे जो है बहुत दबाव पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में जब ये टेंशन इस तरह से आएंगे तो ईरान के पास ऑप्शंस जो हैं वो ईरान को अपने ऑप्शंस को वे करना पड़ेगा कि ईरान इसको कहाँ तक आगे ले जा सकता है। और उसके अंदर ये मेरे ख़्याल में ये है कि अल्टीमेटली गुड सेंस वुड प्रिवेल। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जनाब जवाद ज़रीफ़ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ इस सिलसिले में रहा है, वो ये है कि जो ख़िते के ममालिक हैं वो अपने मसाइल पुरअमन ज़रिए के ज़रिए हल करें, बातचीत के ज़रिए हल करें, क्योंकि अब ये इसमें आयरनी ये है कि सारे के सारे मुस्लिम ममालिक हैं और ये मुस्लिम ममालिक जो हैं अगर ये आपस में जंग और लड़ के जो है अपने आप को तबाह कर लेंगे, हासिल कुछ भी नहीं होगा। जी जदून साहब, हासिल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सवाल आपसे यह है कि क्या पाकिस्तान इस तमाम तर हालात में ईरान की क्या सपोर्ट कर सकता है, जबकि पाकिस्तान को तेल तो सऊदी अरब से मिल रहा है। और ऐसे मौके पे जब जवाद ज़रीफ़ साहब पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे थे, सऊदी अरब ने उस ऐलान कर दिया कि जो डेफर्ड पेमेंट के ऊपर आयल की सप्लाई है वो हम पाकिस्तान को शुरू करने जा रहे हैं। तो हम अमलन सऊदी ब्लॉक में है, ईरान आपका इमीडिएट हमसाया है, तो पाकिस्तान इस तमाम तर कशीदगी में, इस तनाव में ईरान की क्या हेल्प कर सकता है? देखिए मतीन, पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही डेलिकेट है। वो एक बड़ा डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट परफॉर्म कर रहा है बिटवीन द अरब वर्ल्ड एंड द ईरानियंस, और इसमें अमेरिकन्स की इन्वॉल्वमेंट भी अब है। और हम समझते हैं कि ये ज़ाहिर है इसके पीछे, जैसे अभी दुरानी साहब ने कहा, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह। तो पाकिस्तान के लिए खुल के कोई साइड लेना तो गालबन मुमकिन नहीं होगा। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का स्ट्रेस है वो एक ही बात पे है कि बातचीत के ज़रिए ही आप इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ना सिर्फ ईरान के हक़ में नहीं होगा बल्कि इस रीजन के हक़ में भी नहीं होगा। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट जो हमारी डिस्कशन थी तो मैंने उस वक्त में ये कहा था कि किसी भी तरह के किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट का इम्कान तो नहीं है, लेकिन किसी एक्सीडेंटल वार को आप रूल आउट नहीं कर सकते इस खत्ते में, क्योंकि जब आप उस तरफ की डिप्लॉयमेंट आप देख लें, अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट थी आयतुल्लाह खामेनेई की, उन्होंने थोड़ी डिस्प्लेजर शो की फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से अपने और प्रेसिडेंट हसन रूहानी के हवाले से कि शायद वो उतना बोल्ड स्टैंड नहीं ले पा रहे।
तो मेरा ख्याल है कि अगर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से कोई इस बहुत तरह स्ट्रॉन्ग मैसेज ऐसा कोई वाकया ना हो जाए जिसकी वजह से अमेरिका को एक प्रीटेक्स्ट मिले कि वो ईरान के ऊपर किसी बड़ी एयर स्ट्राइक को या मिसाइल स्ट्राइक को धमकी तो उन्होंने दी पाकिस्तान ने कि हम अभी एक मिसाइल से इनका बैरी बेड़ा उड़ा सकते हैं। मेरा आई थिंक मतीन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इवन तेहरान को भी थोड़ा इसको समझ के इशू को डील करना चाहिए। स्टेटमेंट्स अपनी जगह, और आई एम वेरी श्योर ईरान के अंदर बहुत ही प्रैग्मेटिक लीडरशिप मौजूद है इस वक्त। वो जानते हैं कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की जो रेमिफिकेशंस हैं वो ईरान के लिए फर्दर उसको इसकी पोजीशन को एग्रीवेट करेंगी। उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी इस वक्त जो है वो अंडर प्रेशर है, तो किसी कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में जो ज़्यादा नुकसान होगा वो मेरे ख्याल में तेहरान का होगा। और तेहरान नहीं चाहेगा कि इस वक्त में अमेरिका के साथ या अरब वर्ल्ड के साथ किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को इंगेज कर ले जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा। जी बिल्कुल नाजरीन, बिल्कुल कि ईरान इस वक्त सारी सूरत हाल को मॉनिटर तो कर रहा है, लेकिन उसकी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर भी हैं। लेकिन ख़ुद उनको एक ऐसी पॉलिसी वज़ा करनी होगी जो कशीदगी की तरफ ना जाती हो, बल्कि कशीदगी में कमी, और एक ऐसी पॉलिसी जिससे ख़ित्ता और ईरान ख़ुद किसी बड़ी जंगी महाजराई से महफूज रह सके। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब और जावेद खान जिदून, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।